नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। चुनाव आयोग ने बीजेपी और कांग्रेस को एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि दोनों पार्टियों के स्टार प्रचारक मर्यादा बनाए रखें और चुनाव प्रचार के दौरान समाज को बांटने वाले भाषणों से दूर रहें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को आदेश जारी करते हुए चुनाव आयोग ने उनके स्टार प्रचारकों को धार्मिक या सांप्रदायिक आधार पर प्रचार करने से दूर रहने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग का कहना है कि चुनावों के लिए भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। आयोग ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों को जाति, समुदाय, भाषा और धर्म के आधार पर प्रचार करने के लिए फटकार लगाई। कांग्रेस पार्टी को निर्देश में कहा गया है कि वो अपने स्टार प्रचारकों को कहे कि वो ऐसा कोई भाषण ना दें जिससे समाज में गलत धारणा जाए, जैसे कि भारत के संविधान को खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा अग्निवीर योजना को लेकर भारतीय सेना का राजनीतिकरण न करने के लिए भी चुनाव आयोग ने कांग्रेस को निर्देश दिया है। हालांकि विपक्ष लगातार चुनाव आयोग से पीएम मोदी के भाषणों पर कार्रवाई करने की मांग करता रहा है, लेकिन वो चुप्पी साधे रहा है। इसके अलावा बीजेपी के बाकी नेता भी सांप्रदायिक बयान देते रहे हैं। देश में जैसे जैसे गर्मी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, उसी तरह पंजाब के किसानों का पारा भी काफी हाई हो चुका है। इसी बीच सरकार से जारी गतिरोध के बीच पंजाब के किसान संगठन पीएम मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। पीएम मोदी गुरुवार को चुनाव प्रचार के लिए राज्य के दौरे पर रहेंगे। शंभू बॉर्डर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के 100 दिन पूरे होने के मौके पर एक रैली में हिस्सा लेते हुए किसान मजदूर संघर्ष समिति के अध्यक्ष सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि किसान काले झंडे के साथ जाएंगे और पीएम मोदी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। पंढेर ने कहा कि हमने प्रशासन से कहा है कि हमें पीएम मोदी से बातचीत करने दें, लेकिन वो इस बात के लिए राजी नहीं हो रहा है। इसी वजह से हमारे पास विरोध प्रदर्शन के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा के सोनीपत में अपनी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अग्निवीर योजना को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि ये पीएम मोदी की योजना है और इसे पीएमओ ने बनाया है। मंच से बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। वो कहते हैं कि 2 तरीके के शहीद होंगे, एक नॉर्मल जवान या अफसर, उसके परिवार को पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा और सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी, और दूसरा गरीब घर का बेटा, इसको अग्निवीर नाम दिया है। उन्होंने आगे कहा कि इस अग्निवीर को ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना पेंशन मिलेगी, ना कोई सुविधा मिलेगी, ना कैंटीन मिलेगी। ये योजना नरेंद्र मोदी की योजना है, ये सेना की योजना नहीं है। सेना इसे नहीं चाहती है, ये पीएमओ से योजना बनाई गई है। तो मैं पहली बात आपको कहना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम अग्निवीर योजना को उठाकर कूड़ेदान में फेंक देंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट से रिटायर होते समय न्यायमूर्ति चित्तरंजन दास ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े रहने और इस संगठन में वापस जाने की इच्छा जताने वाले अपने बयान पर स्पष्टीकरण दिया है। बता दें, अपने विदाई भाषण में चित्तरंजन दास ने कहा था, मैं एक संगठन का बहुत आभारी हूँ। मैं बचपन से लेकर वयस्क होने तक इसमें था। मैंने साहसी, ईमानदार होना और दूसरों के प्रति समान दृष्टिकोण रखना और सबसे ऊपर देशभक्ति की भावना और काम के प्रति प्रतिबद्धता सीखी है। और कुछ लोगों को भले ही पसंद ना आए, लेकिन मुझे यहाँ ये स्वीकार करना होगा कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य था और हूँ। ये बयान सुर्खियों में आने के बाद रिटायर्ड जस्टिस चित्तरंजन दास ने कहा कि वो अपने फेयरवेल पार्टी के लिए स्पीच तैयार नहीं करके गए थे। उन्होंने कहा कि मैंने तभी सोचकर बोला और जब मैं उन लोगों को धन्यवाद कहने लगा जो मेरे जीवन में मायने रखते हैं, तो अचानक आरएसएस की बात मेरे मन में आ गई। पूर्व जस्टिस ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, मैंने बोल लिया, भगवान ने बुलवाया मुझसे, वो मेरी जड़ है, मूल है, मगर मैं मूल से बिछड़ गया हूँ 37 साल पहले। तो ये दोगलेपन होता अगर मैं अपने मूल को याद नहीं करता। ये मेरे दिल की बात थी। राजस्थान के झुंझुनू में एक दलित युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर हमलावर हैं। युवक की मौत हो गई है। आम आदमी पार्टी ने इस मामले का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, राजस्थान के झुंझुनू में एक दलित युवक रामेश्वर वाल्मीकि की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। मोदी सरकार में दलितों के अधिकार को छीना ही नहीं जा रहा है, बल्कि उनकी निर्मम हत्या तक की जा रही है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी सांसद खुलेआम मंचों से कह रहे हैं कि उन्हें 400 सीट संविधान बदलकर दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने के लिए चाहिए। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने अमित शाह के एक बयान के जरिए पीएम मोदी की उम्र को लेकर निशाना साधा। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक चुनावी रैली के दौरान कहा था कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को अब बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से रिटायर हो जाना चाहिए। नवीन पटनायक 77 साल के हो गए हैं।
अमित शाह ने कहा कि अगर ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनती है तो एक युवा ओडिया भाषी भूमिपुत्र को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। पी चिदम्बरम ने इसी बयान के हवाले से पीएम मोदी और अमित शाह पर तंज किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, जब अमित शाह ने कहा कि नवीन पटनायक को उमड़ती उम्र की वजह से रिटायर हो जाना चाहिए तो वो नरेंद्र मोदी को और इशारा कर रहे थे अगर बीजेपी सरकार बना लेती है तो। ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी सरकार नहीं बना पाती तो अमित शाह सबसे खुश होंगे। मोदी नहीं बल्कि शाह विपक्ष के नेता के तौर पर सदन में बैठेंगे। राहुल गांधी ने फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट को साझा किया है जिसमें बताया गया है कि अडानी ने लो ग्रेड के कोयले को ऊंची कीमत वाले ईंधन के रूप में बेचकर धोखाधड़ी की है। इसको लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा सरकार में भीषण कोयला घोटाला सामने आया है। वर्षों से चल रहे इस घोटाले के जरिए मोदी जी के प्रिय मित्र अडानी ने लो ग्रेड कोयले को 3 गुने दाम पर बेचकर हजारों करोड़ रुपए लूटे हैं, जिसकी कीमत आम जनता ने बिजली का महंगा बिल भरकर अपनी जेब से चुकाई है। क्या प्रधानमंत्री बताएंगे इस खुले भ्रष्टाचार पर ईडी, सीबीआई और आईटी को शांत रखने के लिए कितने टेम्पो लगे? 4 जून के बाद इंडिया की सरकार इस महाघोटाले की जांच कर जनता से लूटी गई पाई का हिसाब करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पार्टी ने सोच समझकर इस लोकसभा चुनाव में कम सीटों पर लड़ने का फैसला किया है ताकि बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन को एकजुट रखा जा सके। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कम सीटों पर लड़ना पार्टी में आत्मविश्वास की कमी नहीं दिखाता, क्योंकि ये समझौता एकजुट विपक्ष की जीत सुनिश्चित करने के लिए किया गया है और उन पार्टियों को उचित जगह देने के इरादे से भी है जो अलग अलग क्षेत्रों में मजबूत हैं। बता दें, कांग्रेस पार्टी इस बार इंडिया गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने कुल 330 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि सूरत और इंदौर पर पार्टी के प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिया और अब 328 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रियंका गांधी को चुनाव न लड़ाने के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस फैसले के पीछे राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खुद प्रियंका गांधी मौजूद थी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सोनिया गांधी को राजनीति में 30 साल का अनुभव है और वो इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि किसको कहां से और कब चुनाव लड़ाना है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रियंका गांधी पार्टी की स्टार प्रचारक हैं और सोनिया गांधी जी की सेहत ठीक नहीं है। प्रियंका जी को सुनने हजारों लोग आते हैं और राहुल जी भी खुद रायबरेली से चुनाव मैदान में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका, राहुल हमारी पूंजी हैं और सारी पूंजी एक बार में ही खर्च नहीं की जा सकती। बीजेपी ने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे भोजपुरी गायक पवन सिंह को पार्टी से निकाल दिया है। बीजेपी ने पवन सिंह को लोकसभा चुनाव की प्रत्याशियों की पहली सूची में ही पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से टिकट दिया था। हालांकि बंगाली महिलाओं का अपने गानों में आपत्तिजनक चित्रण करने को लेकर वो घिरे और फिर पवन सिंह ने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया। इसके बाद बीजेपी ने आसनसोल सीट से एस अहलूवालिया को टिकट दिया। इसके बाद पवन सिंह ने बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरा। एनडीए की ओर से यहां उपेंद्र कुशवाहा प्रत्याशी हैं। बिहार बीजेपी की ओर से पवन सिंह को हटाए जाने के संबंध में बताया गया है कि लोकसभा चुनाव में पवन सिंह एनडीए के प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। उनका ये काम दल विरोधी है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग करने वाली याचिका दायर की थी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि देश में चल रहे लोकसभा चुनाव में रियल टाइम वोटिंग और बाद में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी संशोधित मतदान के आंकड़ों में अब तक 1.07 करोड़ वोटों की वृद्धि हुई है। रियल टाइम और संशोधित आंकड़ों में वोटों की इतनी बड़ी वृद्धि अभूतपूर्व एवं चौंकाने वाली है। मैं माननीय निर्वाचन आयोग से आग्रह करता हूं कि वो तत्काल स्थिति को स्पष्ट करे। चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होने के साथ पारदर्शी भी होनी चाहिए। पारदर्शिता के अभाव में कई बार सही प्रक्रिया भी गलत दिखाई देने लगती है। माननीय निर्वाचन आयोग को सभी भ्रम और शंका दूर करने के लिए सामने आना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर वोटिंग के आंकड़ों में इतना बड़ा अंतर कैसे आया और इसकी क्या वजह है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया है। पीएम मोदी के बिहार के आगमन को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, रात के अंधेरे में किससे मुलाकात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, सब पता है। पीएम मोदी किस किस से मिल रहे हैं, क्या क्या निर्देश दे रहे हैं, सब जान रहे हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री जब भाषण देते हैं तो वो थके हुए प्रधानमंत्री लगते हैं। पीएम मोदी खुद उम्मीद खो चुके हैं कि वो सत्ता में आएंगे।
खैर, इस बार इंडिया गठबंधन केंद्र में सरकार बनाने जा रहा है। पीएम मोदी ने फिर से एक इंटरव्यू में कहा है कि किसी दैवीय शक्ति ने उनको भेजा है। उन्होंने कहा है कि किसी दैवीय शक्ति के बिना इतना काम संभव नहीं है। मुझे परमात्मा ने ही किसी काम के लिए भेजा है। इससे पहले भी पीएम मोदी ऐसा ही कह चुके हैं। अब लोग उनके इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये दूसरा साक्षात्कार है जिसमें मोदी खुद को ईश्वर का दूत और दैवीय शक्तियों से संपन्न व्यक्ति के रूप में चित्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने तो अवतार लिया है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया है कि केंद्र की सत्तारूढ़ भाजपा ने हरियाणा के जरिए दिल्ली का पानी रोककर उनकी पार्टी और शहर को निशाना बनाने की नई साजिश रची है। हरियाणा में इस समय भाजपा सरकार है। मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि 25 मई को मतदान से पहले भाजपा ने आपको निशाना बनाने और दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए नई साजिश रची। इस साजिश के तहत अपनी हरियाणा सरकार के माध्यम से भाजपा ने दिल्ली में पानी का प्रवाह रोक दिया। आतिशी ने 22 मई को दिल्ली में एक पत्रकार सम्मेलन में यह आरोप लगाया। स्वाति मालीवाल केस में केजरीवाल चुप हैं। इस संबंध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि केजरीवाल की चुप्पी महत्वपूर्ण नहीं है। लोकसभा चुनाव में आम लोगों के मुद्दे ज्यादा मायने रखते हैं। शशि थरूर ने कहा कि इस मुद्दे को बार बार उठाकर बीजेपी क्या चाहती है, वो ये देखना चाहती है कि देश की जो हकीकत लोगों ने महसूस की है, बेरोजगारी, महंगाई, उस पर चर्चा न हो। ये देश के भविष्य के लिए चुनाव है। हम 140 करोड़ भारतीयों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। कानून को अपना काम करने दें। दिल्ली पुलिस बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी वैभव कुमार को मुंबई से वापस ले आई है। एक अधिकारी ने कहा कि एक दिन पहले उनके आईफोन से डेटा की खोज के लिए उन्हें ले जाया गया था। मंगलवार को कुमार को उनके फोन से डेटा की खोज के लिए मुंबई ले जाया गया था, जिसे उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले कथित तौर पर फॉर्मेट कर दिया था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने उन तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिनमें आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि 11 दिसंबर 2023 को कोर्ट के दिए गए फैसले में कोई गलती नहीं थी। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोर ने कहा है कि उनका देश फलस्तीन को राष्ट्र के तौर पर मान्यता देगा। उन्होंने बताया कि आने वाले 28 मई को नॉर्वे फलस्तीन को स्वतंत्र देश मानेगा। माना जा रहा है कि नॉर्वे के बाद अब आयरलैंड और स्पेन भी फलस्तीन को देश के तौर पर मान्यता दे सकते हैं। इस फैसले के विरोध में इजराइल ने आयरलैंड और नॉर्वे से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।